ईंट ढोने वाला दामाद निकला दुबई में 3,500 करोड़ का मालिक। कड़कती धूप में फटे हुए पुराने जूते पहने राघव सड़क पर चल रहा होता है। जहां वो पसीने से लथपथ, भूख और थकान से बेहाल है, वहीं सामने एक बड़ा गोदाम है जहां ट्रक में ईंटें लोड की जा रही हैं। भगवान, मैं यहां सुबह से भटक रहा हूं और अब तक कहीं कोई काम भी नहीं मिला। जेब में 1 रुपया भी नहीं बचा। ओए, धीरे मत चलो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अभी 2 ट्रक और भरने हैं। भाई जी, सुनिएगा जरा, क्या यहाँ कुछ काम मिल सकता है? कोई भी काम हो, मैं सब कर लूंगा। हम तो बस मजदूरी करते हैं भाई। काम चाहिए तो अंदर जाओ, वहाँ अंदर गोदाम के मालिक हैं, उनसे बात करो। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं अभी जाकर पूछता हूँ। कल वाला ट्रक अभी तक खाली क्यों नहीं हुआ? हाँ, तुम लोग सिर्फ पैसे हटना जानते हो क्या? नमस्ते सेठ जी, वो मुझे काम चाहिए। क्या मैं यहाँ ईंटें ढोने का काम कर सकता हूँ? तुम ईंट ढोगे? अपना हुलिया देखा है? चेहरे मोहरे से तो किसी बड़े घर के पढ़े लिखे लड़के लगते हो तुम। ये मजदूरी तुम्हारे बस की बात नहीं है, जाओ यहाँ से। अरे सेठ जी, मजबूरी इंसान से सब करवा देती है। इस वक्त मुझे सच में काम की सख्त जरूरत है। आप जो भी कहेंगे मैं वही करूंगा, बस मना मत कीजिए प्लीज। ठीक है, मुझे क्या, जाओ उस लाल ट्रक के पास खड़े हो जाओ। 1 चक्कर के हिसाब से पैसे मिलेंगे और काम चोरी की तो धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। हाँ जी सेठ जी, शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आपको। मैं अभी काम शुरू करता हूँ। राघव, जिसने आज तक कभी भारी सामान नहीं उठाया था, वो ईंटों के ढेर के पास आता है और काम शुरू करने की कोशिश करता है। सुनो छोटे, तुम यहाँ नए दिखते हो, एक साथ ज्यादा उठाने की कोशिश मत करना, ठीक है? नहीं तो संतुलन बिगड़ जाएगा। कोई बात नहीं चाचा, मैं कर लूंगा, मुझे ये करना ही होगा। इतना कहकर राघव 2 ईंटें उठाता है, जिसके बाद वो तीसरी और चौथी ईंटें रखने की भी कोशिश करता है। उफ उफ, अरे ऐसे 2-2 ईंटें उठाओगे तो रात हो जाएगी ट्रक में ईंट लोड करने में। यहाँ एक साथ 8 से 10 ईंटें उठानी पड़ती हैं, तब जाकर काम बनता है। अच्छा ठीक है, मैं भी एक साथ ज्यादा उठाऊंगा। इतना कहकर राघव एक साथ 5 ईंटें उठाने की कोशिश करता है, लेकिन भारी वजन के कारण उसका संतुलन बिगड़ जाता है और 2 भारी ईंटें सीधे उसके दाहिने पैर पर जा गिरती हैं। उफ, अरे मेरा पैर, हे भगवान। अरे बाप रे, देखो तुम्हारा तो पैर पूरी तरह से सूज चुका है। बाहर से शोरगुल की आवाज सुनकर गोदाम का मालिक बाहर आते हुए, अरे ये क्या तमाशा लगा रखा है? पहले ही दिन नुकसान कर दिया। हाँ, तुमसे नहीं होगा भाई ये काम, चलो निकलो यहाँ से, मुझे नौसिखिए नहीं चाहिए। अरे नहीं सेठ जी, प्लीज मुझे मत निकालिए, मैं फिर से कोशिश करूंगा। हाँ, फिर से। सेठ जी रुकिए, बच्चा है, अरे सीधे हाथ में मत उठा, वहाँ वो तसला रखा है ना, उसे उठा, उसमें 6-7 ईंटें भर और सिर पर रख ले, फिर आसानी होगी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है चाचा, मैं वैसा ही करता हूँ। हाँ, और फुर्ती लाओ, इतनी धीमी चाल से काम करोगे तो फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। जल्दी हाथ चलाओ, चलो। ऐसे ही वक्त बीतता है और शाम को जब सभी मजदूरों को पैसे बांटे जा रहे होते हैं, तब राघव थक कर चूर हो चुका होता है। उसकी पीठ और पैर में भयंकर दर्द हो रहा होता है। ये ले कालू तेरे 500, ये ले सुखिया तेरे 500। और सेठ जी, मेरा हिसाब? ये ले तेरे 200 रुपए। सेठ जी, सिर्फ 200 रुपए? बाकी सबको तो 500-500 मिले हैं। मैंने भी तो दिन भर काम किया है ना। जिस हिसाब से तुमने काम किया है ना, उस हिसाब से तो 50 रुपए भी ज्यादा हैं तुम्हारे लिए। कितनी ईंटें तोड़ी तुमने पता है? और रफ्तार तो बिल्कुल चींटी जैसी थी। कल से काम पर मत आना। अरे नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, मुझे काम की सच में बहुत सख्त जरूरत है। कल से मैं 2 गुनी रफ्तार से काम करूंगा, प्लीज मुझे आने दीजिए। चल ठीक है, कल सुबह टाइम पर आ जाना।
लेकिन याद रखना, अगर आज जैसी सुस्ती दिखाई तो ये 200 भी नहीं मिलेंगे। जी सेठ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर राघव वहां से चला जाता है। वहीं राघव के कपड़े धूल और मिट्टी से सने हुए होते हैं। वो भूखा होता है। तभी वो पास के एक बड़े से रेस्टोरेंट के बाहर लगे मेन्यू कार्ड को देखने लगता है। ओफो, यहाँ तो एक पराठा ही 200 रुपए का है। अगर ये खा लिया तो कल सुबह क्या करूंगा? कुछ और ही देखता हूँ। ओए भिखारी, चल पीछे हट। यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, अंदर बड़े बड़े लोग बैठे हैं, तेरी बदबू से ग्राहक भाग जाएंगे। चल। ए, मैं भिखारी नहीं हूँ, पैसे हैं मेरे पास, बस खाने की कीमत पूछ रहा था। अरे देख रहे हैं उसका रौब, 200 रुपए जेब में लेकर आए हैं और ठाट देखो। अरे औकात है क्या तुम्हारी यहाँ बैठकर खाने की? हाँ, चल निकल। अभी समय खराब है, मुझे शांत रहना पड़ेगा। 6 महीने काटने हैं मुझे। इतना सोचकर राघव सड़क के किनारे एक छोटे गंदे ढाबे पर रुकता है, जहां चारों तरफ मक्खियां भिनभिना रही होती हैं। भाई, सबसे सस्ती थाली कितने की है? 60 रुपए की। दाल, अचार और 4 रोटियां मिलेंगी। ठीक है, एक थाली लगा दो। इतना कहने के बाद ढाबे वाला राघव को खाना परोसता है। ओफो, ये कैसी दाल है, रोटियां भी कितनी कड़क हैं, पर जीना है तो खाना ही होगा। अगली सुबह राघव के पास ठहरने की कोई जगह नहीं होती तो वो गोदाम के बाहर पड़े पत्थरों पर ही सो जाता है। और जब सुबह गोदाम का मालिक गोदाम के सामने आकर अपनी गाड़ी से उतरता है और उसे वहां सोया हुआ देखता है। ओए उठ, तू रात को घर नहीं गया क्या? यहाँ क्यों सोया हुआ है? तेरा कोई घर बार नहीं है क्या? अरे नमस्ते सेठ जी, नहीं वो मेरा कोई घर नहीं है इस शहर में। धर्मशाला के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए यहीं सो गया। अरे भाई, अजीब लड़का है। खैर उठो और हाथ मुंह धो लो, जाओ। आज कल से ज्यादा गाड़ियां आने वाली हैं। पूरी पीठ अकड़ गई है, पत्थर बहुत ठंडे थे। देखो, दर्द भूल जाओ लड़के। आज अगर जल्दी काम खत्म करोगे तो पूरे 500 दूंगा। फुर्ती दिखाओ तुम। 500 रुपए? जी सेठ जी, मैं अभी काम पर लगता हूँ। आज मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। हाँ ठीक है, देखते हैं। दूसरा दिन राघव के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं होता। उसके पूरे पीठ में कल की वजह से भयंकर दर्द होता है, लेकिन ज्यादा पैसे कमाने की चाह में वो दर्द को नजरअंदाज कर तेज रफ्तार से ईंटें उठाने की कोशिश करता है। तभी अचानक उसका शरीर जवाब देने लगता है। अगर आज मैंने सुस्ती दिखाई तो सेठ फिर से पैसे काट लेगा। मुझे आज पूरे 500 रुपए चाहिए, लेकिन ये पीठ का दर्द तो जान ले रहा है। अरे ओ छोटे, थोड़ा रुक जा बेटा, पानी पी ले। चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया है तेरा। इतनी धूप में लगातार दौड़ रहा है तू। नहीं चाचा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा काम और बाकी है। मुझे आज रफ्तार बढ़ानी ही होगी। राघव एक साथ 8 ईंटें तसले में भरकर उठाने की कोशिश करता है। वहीं तेज धूप और कमजोरी की वजह से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उसका पैर लड़खड़ाने लगता है और वो भारी ईंटों के साथ जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। अरे दौड़ो रे दौड़ो, ये नया लड़का देखो चक्कर खा के गिर गया। अरे इसके सिर और पैर से खून बह रहा है, पानी लाओ कोई, ए जल्दी। अरे क्या हुआ कालू? हाय, अरे ये लड़का तो पूरा भीग गया पसीने से। हटो, सामने से हटो, हवा आने दो पहले। ओ भाई, ओ आंखें खोलो। ए सुनो, मेरा सिर। अरे मैं कहाँ हूँ? सेठ जी, मेरी दिहाड़ी मत काटना प्लीज, मैं काम कर रहा हूँ। अरे शांत रहो बेटा, शांत रहो। कोई तुम्हारे पैसे नहीं काट रहा। मैं इस गोदाम का ठेकेदार हूँ रामलाल। जरा पानी पियो पहले। शुक्रिया साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अभी वापस ईंट उठाता हूँ। अरे चुपचाप बैठे रहो। अभी इस हालत में काम करोगे तो जान से हाथ धो बैठोगे। मैंने तुम्हें कल भी देखा था। शक्ल, सूरत और बोली से तुम किसी अच्छे पढ़े लिखे ऊंचे घराने के लड़के लगते हो। फिर ऐसी क्या नौबत आ गई जो इस नरक में अपनी जान सुखा रहे हो? ठेकेदार रामलाल राघव को शेड के नीचे बिठाते हैं और उसे बड़े प्यार से देखते हैं। वहीं राघव को डर लगता है कि कहीं उसकी असलियत सामने ना आ जाए, इसलिए वो रामलाल को एक मनगढ़ंत कहानी सुना देता है। सच सच बताओ बेटा, तुम्हारे घर में कोई नहीं है क्या? माँ बाप, भाई बहन? तुम इस तरह
सड़कों पर काहे भटक रहे हो? साहब, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं बिल्कुल अनाथ हूँ। कुछ महीनों पहले एक हादसे में सब खत्म हो गया। हे भगवान, बहुत बुरा हुआ फिर तो। लेकिन तुम पढ़े लिखे तो हो ना, कहीं कोई अच्छी नौकरी क्यों नहीं ढूंढते? इस मजदूरी में क्यों सड़ रहे हो? साहब, मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन शहर आते वक्त मेरा सारा सामान, मेरे सारे सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड चोरी हो गए। बिना पहचान पत्र के शहर में कोई मुझे चपरासी की नौकरी भी नहीं दे रहा। सब चोर समझते हैं। बस यही एक जगह मिली जहाँ बिना आईडी के काम मिल गया। दुनिया बड़ी जालिम है बेटा, क्या करोगे? बिना कागज के तो इंसान की कोई कीमत ही नहीं है आज के समय में। चलो कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारे कागजात नहीं बनते तुम मेरे साथ यही काम करो, ठीक? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आप सच में बहुत अच्छे हैं साहब, वरना कल तो रेस्टोरेंट वाले ने मुझे लात मारकर बाहर निकाल दिया था। अच्छा ये लो, थोड़े पैसे रखो और पास की दुकान से पहले तो दवा ले आओ। तुम लंगड़ा कर चल रहे हो, और सुनो, कल से तुम्हें भूखा रहने की जरूरत नहीं है। पर साहब, ये पैसे? अरे रख लो, तुम्हारी मजदूरी से काट लूंगा। मेरी बेटी सुमन रोज मेरे लिए घर से खाना लाती है। मैं उससे कहूंगा कि वो 2 लोगों का खाना लेकर आए, ठीक? तुम मेरे साथ ही बैठकर खाना खाना। ऐसे ही वक्त बीतता है राघव अब पहले से थोड़ा बेहतर काम करने लगता है। हालांकि उसकी रफ्तार अभी भी कम है। वहीं रोज की तरह दोपहर में ठेकेदार रामलाल की 21 साल की बेटी सुमन हाथ में टिफिन लिए गोदाम में आती है। पापा, ओ पापा, देखिए मैं खाना ले आई। आज आपकी पसंद की आलू गोभी की सब्जी बनाई है, जल्दी आइए, धूप बहुत तेज है। आ गई मेरी बच्ची। ओ राघव, छोड़ दे तसला, आजा इधर आ, खाना आ गया, आ जाओ। जी साहब, आया। इतना कहकर राघव अंदर आता है, जहां वो सुमन की सादगी देखकर उसको देखता रह जाता है। वो सुमन को देखता है। पापा, ये कौन है? पहले तो कभी इन्हें यहाँ नहीं देखा। और इनके पैर में ये पट्टी कैसी बंधी है? ये राघव है बेटा, नया लड़का है, बहुत सीधा और बड़ा मेहनती है। बेचारे का इस दुनिया में कोई नहीं है, और इसके पैर में चोट भी लग गई थी। कल से ये भी हमारे साथ ही खाना खाएगा। अच्छा, नमस्ते राघव जी, बैठिए ना। शर्मा क्यों रहे हैं? खाना खाइए, माँ ने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। नमस्ते जी। नहीं, मुझे भूख नहीं है, आप लोग खाइए, मैं बाद में खा लूंगा। झूठ मत बोलिए, दिन भर इतनी भारी ईंटें उठाई है और कहते हैं भूख नहीं है। चुपचाप बैठिए और ये रोटी लीजिए, वरना मैं पापा से कहकर आपकी छुट्टी करवा दूंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिएगा, मैं खा लेता हूँ। इतना कहकर राघव रोटी का पहला निवाला तोड़ता है। वहीं उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ राघव जी, खाना अच्छा नहीं लगा क्या, या मिर्च ज्यादा है? नहीं सुमन जी, खाना सच में बहुत स्वादिष्ट है। सालों बाद ऐसा लगा जैसे अपने घर का खाना खा रहा हूँ। माँ के हाथ का स्वाद है इसमें। तो फिर बिना नखरे किए पूरा टिफिन खत्म कीजिए। अब से रोज आपको ऐसा ही खाना मिलेगा। ऐसे ही 1 महीना बीतता है। रोज साथ खाना खाने और बातें करने से राघव और सुमन के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया होता है। वहीं सुमन कॉलेज में पढ़ती है और बहुत होनहार है। दोनों अक्सर काम खत्म होने के बाद बातें करते हैं। राघव जी, आप बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं। कभी कभी तो लगता है कि आप कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं जो गलती से यहाँ आ गए हैं। अरे नहीं सुमन जी, मैं और बिजनेसमैन कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। मैं तो बस एक मामूली ईंट ढोने वाला मजदूर हूँ। वैसे आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई तो अच्छी चल रही है। इस साल कॉलेज का आखिरी साल है। मेरा सपना है कि मैं आगे और पढूं, लेकिन क्या सुमन जी, कोई परेशानी है क्या? घर के हालात तो आप जानते ही हैं। पापा अकेले कमाने वाले हैं, दादी की तबीयत बहुत खराब रहती है, और कॉलेज के आगे की फीस भरना पापा की बस का नहीं होगा। शायद मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। नहीं सुमन जी, आप अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़ेंगी। मैं हूँ ना, मैं दिन रात काम करूँगा, ओवर टाइम करूँगा, पर आपकी पढ़ाई नहीं रुकने दूंगा। राघव जी, आप मेरे लिए इतना सब क्यों करेंगे? आपका मुझसे क्या रिश्ता है? क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ सुमन जी। जब से आपको देखा है ना, मेरी इस बेरंग जिंदगी में रंग आ गए। मैं आपके सारे सपने पूरे करना चाहता हूँ। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ राघव जी। मुझे आपके पैसों से नहीं, आपके साफ दिल से प्यार है। लेकिन पापा इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे।
क्योंकि आप बहुत गरीब हैं। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं इतनी मेहनत करूंगा कि तुम्हारे पापा को एक दिन मुझ पर गर्व होगा। ऐसे ही राघव अपनी मेहनत से कुछ पैसे जमा करता है और सुमन को एक छोटी सी खुशियां देने की सोचता है। वो उसे शहर के बड़े मॉल में घुमाने ले जाता है, जहां राघव ने वही अपने साधारण और थोड़े पुराने कपड़े पहने होते हैं, जबकि सुमन एक सादी कुर्ती में होती है। राघव जी, हम यहाँ कहाँ आ गए? ये मॉल तो बहुत बड़ा और महंगा लग रहा है। हमारे कपड़े देखिए, सब हमें ही घूर रहे हैं। चलिए बाहर चलते हैं। अरे डरो मत सुमन, आज मेरे पास पूरे 5,000 रुपए हैं। मैं तुम्हें यहाँ एक बहुत सुंदर सी ड्रेस दिलाना चाहता हूँ। चलो अंदर। हे हे हे, तुम दोनों अंदर कहाँ घुसे चले आ रहे हो भाई? बोर्ड नहीं पड़ा क्या बाहर? जी भाई साहब, हमें अंदर जाकर एक ड्रेस देखनी है, हम ग्राहक हैं। ओ ग्राहक, अरे अपनी शक्ल देखी है, 50 रुपए के फटे जूते पहनकर 5,000 की ड्रेस खरीदने आए हो। ये कोई सरकारी राशन की दुकान नहीं है भाई, समझे? ये ब्रांडेड शोरूम है। यहाँ की एक टी शर्ट भी तुम्हारी 3 महीने की कमाई से ज्यादा महंगी है। अब चलो बाहर निकलो। राघव जी प्लीज चलिए यहाँ से, मुझे कोई ड्रेस नहीं चाहिए। ये लोग बहुत गंदे हैं। तमीज से बात कीजिए, पैसे हैं हमारे पास। आप किसी को उसके कपड़ों से कैसे जज कर सकते हैं? ओए गार्ड्स, इन दोनों भिखारियों को धक्के मारकर बाहर निकालो। मॉल का माहौल खराब कर रहे हैं ये। मॉल के मालिक की आवाज सुनते ही सुरक्षाकर्मी आकर राघव और सुमन को मॉल से बाहर धक्का मारकर निकाल देते हैं। वहीं राघव का खून खौल उठता है, लेकिन वो सुमन के सामने अपने गुस्से पर काबू करता है। कोई बात नहीं राघव जी, हमें इतने महंगे कपड़ों की जरूरत भी नहीं है। मेरे लिए तो आपका ये प्यार ही सबसे कीमती लिबास है। चलिए हम पटरी वाली दुकान से खरीद लेंगे। आज मेरा वक्त खराब है, इसलिए लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं। चलो कहीं और चलते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता है और एक दिन अचानक सुमन की दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो खाट पर लेटी हुई हाँफ रही होती हैं। वहीं पूरा परिवार वहां जमा होता है, जहां रामलाल और उनकी पत्नी सुमन की शादी को लेकर परेशान होते हैं। रामलाल और रामलाल, पासा बेटा, मेरा अब कोई भरोसा नहीं है। सासें कभी भी रुक सकती है। अम्मा ऐसा मत बोलो, डॉक्टर ने कहा है तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। नहीं, मुझे पता है, मेरी बस एक ही आखिरी इच्छा है। मरने से पहले मैं अपनी गुड़िया अपने सुमन के हाथ पीले देखना चाहती हूँ। कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ कर उसकी शादी कर दो। अम्मा मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन सुमन आगे पढ़ना चाहती है और फिर अच्छे लड़कों के परिवार वाले बहुत ज्यादा दहेज मांगते हैं। मेरे पास इतना पैसा कहाँ है? पापा, दादी, मुझे किसी बड़े घर में शादी नहीं करनी और न ही आपको दहेज देने की जरूरत है। ये क्या बकवास कर रही है सुमन? शादी कोई खेल नहीं है। क्या कुंवारी बैठी रहेगी? माँ मैं राघव से प्यार करती हूँ। वो जो राघव जो पापा के गोदाम पर काम करता है, मैं उसी से शादी करूंगी। क्या वो ईंट ढोने वाला भिखारी, वो मजदूर? तेरी मती मारी गई है क्या सुमन? पढ़ लिख कर उस सड़क छाप से ब्याह करेगी? क्या इस दिन के लिए तुझे इतना पढ़ाया लिखाया था? सुमन, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? राघव सीधा लड़का है, लेकिन वो एक मामूली मजदूर है। वो तुम्हें खिलाएगा क्या? तुम्हारी आगे की पढ़ाई का खर्चा कैसे उठाएगा? मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ सुमन। पापा, राघव बहुत अच्छा इंसान है। वो बहुत मेहनती है। उसने मुझसे वादा किया है कि वो दिन रात एक करके मेरी पढ़ाई पूरी करवाएगा। प्लीज मान जाइए। रामलाल लड़का नाते है तो क्या हुआ, दिल का साफ है और हमारे बच्चे को खुश रखेगा। मेरी खातिर मना मत कर बेटा, मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दे। दादी की जिद और आखिरी इच्छा के आगे रामलाल को झुकना पड़ता है, जिसके बाद राघव और सुमन की शादी बिना किसी धूमधाम के बहुत ही सादगी से एक छोटे से मंदिर में हो रही होती है, जहाँ कोई रिश्तेदार नहीं आया होता है। राघव, मैंने अपनी माँ की आखिरी इच्छा के लिए अपनी इकलौती बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दिया है। याद रखना, अगर मेरी बच्ची कभी रोई तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। बाबूजी, आप फिक्र मत कीजिए। सुमन मेरी पत्नी ही नहीं, मेरी जिंदगी है। मैं खुद भूखा रह लूंगा, लेकिन इसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। बातें तो ऐसी कर रहा है जैसे कहीं का नवाब हो। कमाता 200 रुपए है और दावे देखो, मेरी बेटी की किस्मत ही फूट गई जो इस मजदूर के पल्ले पड़ गई। माँ प्लीज अब तो बस करो, मुझे राघव जी पर पूरा भरोसा है। जिसके बाद राघव सुमन की मांग में सिंदूर भरता है और उसे मंगलसूत्र पहनाता है। शादी के तुरंत बाद राघव को घर जमाई बनाकर
रामलाल के घर में ही एक छोटा सा कमरा दे दिया जाता है और फिर अगले दिन सुबह सुबह घर के काम में मदद करने के लिए हाथ में थैला लेकर सब्जी लेने जाता है, जहाँ रास्ते में मोहल्ले की औरतें उसे देखकर बातें बनाने लगती हैं। अरे देखो देखो, ठेकेदार का घर जमाई जा रहा है, हाथ में थैला पकड़े बगुला भगत बना फिर रहा है। हाँ बहन, सुना है रामलाल ने अपनी पढ़ी लिखी टॉपर बेटी को ऐसी ढोने वाले मजदूर के गले बढ़ दिया। खुद के तो हालत सही चल ही नहीं रहे थे, ऊपर से ये दामाद माँ भिखारी ढूंढ लाए। और नहीं तो क्या, देखो तो सही, ससुर के नीचे ही मजदूरी करता है और वही मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। कैसा निकम्मा दामाद है। अरे बोलने दो इन्हें, इनका तो काम ही बोलना है। मुझे तो वैसे भी बस अपने कुछ दिन काटने हैं, फिर इन सब की बोलती बंद हो जाएगी। क्यों भाई राघव, आज क्या ससुर जी के पैसों की सब्जी बनेगी? जरा संभल कर खर्च करना, वरना ठेकेदार साहब गोदाम से निकाल देंगे। चाची जी, मैं अपनी मेहनत की कमाई की सब्जी खरीद रहा हूँ, बाबूजी के पैसों की नहीं। ऐसे ही एक दिन राघव अपनी पुरानी साइकिल पर सुमन को कॉलेज छोड़ने जाता है। वहीं सुमन के चेहरे पर कोई शर्म नहीं होती है, वो राघव के साथ बहुत खुश होती है। लेकिन तभी कॉलेज के गेट पर सुमन की अमीर दोस्त माही उन्हें देख लेती है। लो सुमन, आ गया तुम्हारा कॉलेज, अब भाई आराम से जाना और छुट्टी के वक्त मैं यही लेने आ जाऊंगा। ओके? शुक्रिया राघव जी, आप अपना ध्यान रखना, दोपहर को ज्यादा धूप में काम मत करना, मैं आपका इंतजार करूंगी। ओ माय गॉड सुमन, ये मैं क्या देख रही हूँ? तुमने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं। हाँ माही, ये मेरे पति है राघव जी। राघव जी, ये मेरी कॉलेज की दोस्त माही है। पति? ये सुमन, तुम तो कॉलेज की टॉपर हो, हमें लगा था कि तुम किसी बड़े बिजनेसमैन या अफसर से शादी करोगी, और तुमने इस साइकिल वाले मजदूर से शादी कर ली। क्या तुम्हारे घर वालों ने जबरदस्ती की? नहीं माही, मैंने अपनी मर्जी से लव मैरिज की है। राघव जी भले ही गरीब है, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है, ये मुझे बहुत प्यार करते हैं। प्यार से पेट नहीं भरता सुमन, कॉलेज की फीस और आगे की पढ़ाई का क्या ये अपनी साइकिल बेचकर तुम्हारी 5-6 लाख की फीस भरेंगे? चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। सुमन, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हारी दोस्त तुम्हें सबके सामने नीचा दिखा रही है। राघव जी, मुझे आपकी साइकिल पर बैठने में गर्व महसूस होता है, किसी की महंगी कार में नहीं। आप अपनी मजदूरी पर ध्यान दीजिए, लोगों की बातों पर नहीं। ऐसे ही धीरे धीरे 6 महीने बीत चुके होते हैं। सुमन की आगे की पढ़ाई और प्लेसमेंट के लिए कॉलेज में 5 से 6 लाख रुपए की भारी फीस जमा करनी होती है, लेकिन रामलाल के पास इतने पैसे नहीं होते। तभी अचानक सुमन को पता चलता है कि उसकी कॉलेज की फीस जमा हो गई है। क्या सर, आप क्या कह रहे हैं? मेरी 6 लाख रुपए की पूरी फीस जमा हो चुकी है, लेकिन कैसे? मेरे पापा ने तो पैसे नहीं भेजे। हाँ, कंप्यूटर में यही दिखा रहा है, आपकी पूरी फीस ऑनलाइन जमा की जा चुकी है। कॉलेज को ऊपर से आदेश है कि आपको बताया जाए कि ये आपकी स्पेशल मेरिट स्कॉलरशिप के तहत हुआ है, अब आप जा सकती हैं। इतना सुनकर सुमन खुश होते हुए अपने घर आती है और राघव जी, पापा, माँ देखिए, चमत्कार हो गया, मुझे कॉलेज से 6 लाख की स्कॉलरशिप मिली है, मेरी फीस जमा हो गई। सच में? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बेटी की पढ़ाई अब नहीं रुकेगी। राघव जी, आप खुश नहीं है क्या? और वैसे आप अपना आईडी कार्ड क्यों नहीं बनवा लेते? अगर आईडी कार्ड बन जाए तो आपको कहीं अच्छी नौकरी मिल सकती है। सब कहते हैं कि ये ईंट ढोने का काम आपकी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता। अरे नहीं सुमन, मैं सच में बहुत खुश हूँ। वो मेरा आईडी कार्ड खो गया है ना, नया बनने में बहुत टाइम लग रहा है, और वैसे भी मुझे कुछ खास आता नहीं है, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना। ये काम ठीक है मेरे लिए, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। आप हमेशा इस बात को टाल देते हैं राघव जी, मुझे कुछ अजीब लगता है। जब आपकी आईडी बन जाएगी तब आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। सभी लोग सुमन की स्कॉलरशिप मिलने की खुशी मना रहे होते हैं। तभी अचानक ठेकेदार रामलाल की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। तभी राघव और सुमन पूरे परिवार के साथ उन्हें लेकर शहर के सबसे महंगे अस्पताल पहुंचे हैं, जहां डॉक्टर मोटी रकम मांग रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, प्लीज मेरे पापा को बचा लीजिए, उन्हें बहुत तेज सीने में दर्द है, जो दवा लगेगी लाइए, लेकिन उन्हें ठीक कर दीजिए। देखिए, इनकी रिपोर्ट के मुताबिक इन्हें तुरंत बाईपास सर्जरी की जरूरत है। दिल की नसें पूरी तरह ब्लॉक हैं। सर्जरी और दवाइयों का कुल खर्च लगभग 7 लाख रुपए आएगा। काउंटर पर तुरंत 3 लाख रुपए जमा करवाइए, तभी ऑपरेशन शुरू होगा। हे भगवान, 7 लाख रुपए, हम इतने गरीब लोग कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? हमारी तो पूरी जमा पूंजी खत्म हो गई। रामलाल जी, हमें छोड़कर मत जाओ।
डॉक्टर साहब, हम सुबह तक पैसों का इंतजाम कर देंगे। प्लीज अभी ऑपरेशन शुरू कर दीजिए, मेरे पापा की जान चली जाएगी। देखिए, अस्पताल के नियम बहुत कड़े हैं। बिना एडवांस पेमेंट के हम केस हाथ में नहीं ले सकते। आपके पास सिर्फ 2 घंटे हैं, प्लीज पैसे जमा कराइए। आज मेरे 6 महीने की शर्त का आखिरी दिन है। बाबूजी ने मेरी हर मोड़ पर मदद की है। मैं उन्हें कुछ नहीं होने दे सकता। मुझे जल्दी जल्दी कुछ करना होगा। सुमन, तुम माँ को संभालो। मैं बाहर जाकर पैसों का कुछ इंतजाम करने की कोशिश करता हूँ। तुम रोना मत। हाँ राघव जी, आप किससे पैसे मांगेंगे? सब हमें मजदूर समझकर धुतकार देते हैं। प्लीज जल्दी से कुछ करिए। राघव चुपके से अस्पताल के मुख्य बिलिंग काउंटर पर जाता है और अपने दादाजी को फोन कर सारी बात बताकर पैसे भेजने के लिए मदद मांगता है। रूम नंबर 304, मरीज रामलाल, उनकी सर्जरी की तैयारी की जाए और 1 भी सेकंड की देरी नहीं होनी चाहिए। पेमेंट अभी आता ही होगा। पर सर, ये तो इंटरनेशनल रायचंद ग्रुप के अकाउंट से पेमेंट रिसीव हुई है। 7 लाख की अमाउंट। क्या आप उन्हें जानते हैं? अरे चुपचाप पेमेंट करो और अपना काम करो यार। अगर तुमने किसी को भी बताया कि ये पेमेंट किसने किया है तो सुबह तुम्हारी नौकरी नहीं रहेगी। अगर कोई पूछे तो कहना कि किसी अज्ञात चैरिटी ट्रस्ट ने सारा खर्च उठाया है। समझ गए? जी सर, बिल्कुल पेमेंट हो गया है। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। जिसके कुछ घंटों के बाद ऑपरेशन सफल हो जाता है। रामलाल की जान बच जाती है। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और परिवार को खुशखबरी देते हैं। बधाई हो सुमन जी, आपके पिता अब बिल्कुल खतरे से बाहर हैं। ऑपरेशन सफल रहा। सच में डॉक्टर साहब, भगवान आपका भला करे। लेकिन ऑपरेशन के पैसे, हम तो पैसों के इंतजाम भी नहीं कर पाए थे। फिर ऑपरेशन कैसे हुआ? अरे आपको नहीं पता? आपके अकाउंट का पूरा 7 लाख रुपए का पेमेंट एडवांस में ही हो चुका है। काउंटर से पता चला कि रायचंद चैरिटी ट्रस्ट की तरफ से किसी बड़े अधिकारी ने आकर सारा भुगतान कर दिया है। आप लोग बहुत किस्मत वाले हैं। रायचंद चैरिटी ट्रस्ट? लेकिन वो हमारे जैसे गरीब मजदूरों की मदद क्यों करेंगे? और कॉलेज की 6 लाख की फीस भी अचानक कैसे? भला हो उन लोगों का जिनकी वजह से तुम्हारे पापा की जान बच गई। दुनिया में आज भी अच्छे लोग मौजूद हैं। मैं कल ही जाकर उन लोगों का शुक्रिया कर आऊंगी। दूसरे दिन सुबह सुमन ट्रस्ट जाती है और वहां पर उन लोगों का धन्यवाद करती है जहां उसे पता चलता है कि उनकी तरफ से अस्पताल में कोई पेमेंट हुआ ही नहीं। इन लोगों ने पेमेंट नहीं किया तो पापा का इलाज कैसे हुआ? सुमन को शक हो जाता है। वो हॉस्पिटल जाकर पता करती है तो वहां भुगतान करने वाले का असली नाम ध्रुव रायचंद लिखा मिलता है। वो इंटरनेट पर सर्च करती है तो सामने दुबई के 3.5 करोड़ के मालिक ध्रुव रायचंद की तस्वीर आती है जो हूबहू राघव जैसा दिखता है। जिसके बाद वो घर पहुंचकर, राघव जी, या मैं आपको मिस्टर ध्रुव रायचंद कहकर बुलाऊं? सच सच बताइए, आप कौन है? ये तुम क्या कह रही हो बेटी? ये फटीचर इतने पैसे कहाँ से भरेगा? सुमन, तुम ये सब क्या कह रही हो और तुम्हें ये सब कैसे पता चला? अरे मैं तुम्हें बताना चाहता था लेकिन। हाँ माँ, जो कॉलेज में मुझे 6 लाख की स्कॉलरशिप मिली थी और आज जो पापा के इलाज के 7 लाख रुपए दिए हैं, ये कोई चैरिटी नहीं थी, ये सिर्फ राघव कर रहा था। तुम इतने बड़े अमीर होकर हमारे साथ मजदूरी का नाटक क्यों कर रहे थे? हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने में मजा आ रहा था तुम्हें। नहीं सुमन, खुदा के लिए ऐसा मत कहो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी मजबूरी तो सुनो। मैं दुबई के रायचंद बिजनेस एम्पायर का इकलौता वारिस हूँ। मेरे दादाजी की 3.5 करोड़ की संपत्ति है। बचपन में माँ बाप के गुजर जाने के बाद मुझे बहुत ऐशो आराम मिला, जिससे मेरे अंदर बहुत घमंड आ गया था। घमंड? फिर तुम यहाँ ईंटें क्यों ढो रहे थे? 6 महीने पहले भारत दौरे पर मैंने अपने घमंड में आकर अपनी तेज कार से गरीब का एक्सीडेंट कर दिया था। मैंने अपनी गलती नहीं मानी, तब मेरे दादाजी ने मुझे सुधारने के लिए एक अनोखी सजा दे दी। उन्होंने शर्त रखी कि मुझे 6 महीने तक बिना किसी पैसे के, बिना किसी सहारे के और अपनी असली पहचान छिपाकर एक आम मजदूर की तरह रहना होगा। और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो वो अपनी पूरी 3.5 करोड़ की संपत्ति एक चैरिटी ट्रस्ट को दान कर देते। लेकिन इन 6 महीनों की मजदूरी ने, भूख ने और तुम्हारे पवित्र प्यार ने मेरा घमंड पूरी तरह चूर चूर कर दिया। मुझे इंसानियत की कीमत समझ आ गई सुमन। आज मेरे 6 महीने पूरे हो गए हैं। तो तुम कोई अनाथ मजदूर नहीं बल्कि दुबई के राजा हो। मैं जो भी हूँ सिर्फ तुम्हारा हूँ सुमन। तुम्हारे प्यार ने मुझे घमंडी ध्रुव से एक अच्छा इंसान राघव बनाया है। मैंने दादाजी को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। जल्दी यहाँ आएंगे वो। ध्रुव के 6 महीने पूरे हो चुके हैं। तभी एक दिन अचानक रामलाल के छोटे से घर के बाहर
एक के बाद एक 10 चमचमाती आलीशान रोल्स रॉयस और मर्सिडीज गाड़ियां आकर रुकती हैं। दर्जनों सूट बूट पहने गनमैन और गार्ड्स बाहर निकलते हैं। वहीं पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच जाता है। अरे बाप रे, कमला बहन जल्दी बाहर आओ, देखो तो सही, रामलाल के घर के बाहर ये कौन सी राजा महाराजाओं की गाड़ियां आकर खड़ी हो गई हैं? अरे हाँ, इतने सारे बंदूकधारी गार्ड्स। क्या रामलाल ने कोई बहुत बड़ा कर्जा ले लिया है क्या? चलो चलकर देखते हैं। गाड़ियों के काफिले से ध्रुव के दादाजी रतन राय चंद सफेद सूट पहने हाथ में सोने की छड़ी लिए बाहर निकलते हैं। उनके साथ ध्रुव और सुमन भी हाथ पकड़े बाहर आते हैं। वहीं रामलाल और उनकी पत्नी दरवाजे पर खड़े होते हैं। शाबाश ध्रुव, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने न सिर्फ अपनी सजा पूरी की बल्कि इस परिवार से मेहनत और वफादारी का सच्चा सबक भी सीखा। साहब, आप कौन हैं? और हमारा राघव, आप इसे कैसे जानते हैं? और ये सब क्या है? समधी जी, हाथ मत जोड़िए। ये राघव नहीं, मेरा पोता ध्रुव रायचंद है, दुबई के रायचंद ग्रुप का मालिक। आपके इस ईंट ढोने वाले दामाद के नाम पर दुबई में 3,500 करोड़ का साम्राज्य है। और आपकी बेटी सुमन अब हमारी बहू है। हे भगवान, 3500 करोड़ का मालिक, मेरा दामाद तो करोड़पति निकला। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? और सुनो, जो ईंट ढोने वाला घर जमाई था वो तो दुबई का असली सुल्तान निकला रे। रामलाल की तो लॉटरी लग गई, घर के बाहर गाड़ियों की लाइन लगी पड़ी है। ऐसे ही विदाई का समय आ जाता है। ध्रुव के दादाजी ने सुमन को एक बेहद खूबसूरत हीरो से जड़ा हुआ पारंपरिक दुबई का स्टाइल ब्राइडल जोड़ा तोहफे में दिया होता है, जिसे पहनकर सुमन बिल्कुल किसी अरब की राजकुमारी जैसी लग रही होती है। वहीं पूरा मोहल्ला इस भव्य नजारे को देख रहा होता है। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे पति को क्या क्या ताने नहीं दिए, मुझे सोच कर ही शर्म आ रही है। माँ जी, ऐसा मत कहिए। अगर आपने और बाबूजी ने मुझे सहारा नहीं दिया होता तो आज ध्रुव रायचंद कभी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत यानी सुमन को नहीं पा सकता था। ध्रुव बेटा, तुम भले ही करोड़ों के मालिक हो, लेकिन मेरे लिए तुम हमेशा वही सीधे और सच्चे राघव रहोगे, जिसने मेरी बेटी के सपनों को टूटने नहीं दिया। खुश रहो बेटा। समधी जी, अब रोना बंद कीजिए। आपकी बेटी अब सिर्फ इस घर की नहीं, पूरे दुबई के रायचंद एम्पायर की रानी बनकर जा रही है यहाँ से। चलिए भाई, हमारे पोता और बहू को विदा कीजिए। राघव जी, सॉरी ध्रुव जी, आपकी साइकिल की सवारी बहुत खूबसूरत थी। उम्मीद है आपकी इन बड़ी गाड़ियों में भी वही पुराना प्यार मिलेगा। गाड़ी चाहे साइकिल हो या रोल्स रॉयस, सुमन, इस दिल का ड्राइवर हमेशा तुम्हारा वही ईंट ढोने वाला राघव ही रहेगा। चलो अब जल्दी तैयार हो जाओ, अब दुबई हमारा इंतजार कर रहा है। चलो भाई, जल्दी फ्लाइट का टाइम होने वाला है। दुबई में सभी लोग हमारी बहू का इंतजार कर रहे हैं। चलो। ध्रुव और सुमन आलिशान रोल्स रॉयस कार में बैठकर निकल जाते हैं। वहीं सभी पड़ोसी हैरानी से उन्हें देखते रह जाते हैं और गाड़ियों का काफिला एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोहल्ले के लोग और माता पिता आंखों में खुशी के आंसू लिए अपने घरों में चले जाते हैं।